राजन कोचर साहब, क्या आपको ईरान का एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी दिखता है यूएस के प्रेशर को काउंटर करने के लिए भारत को ही आगे करना? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिकॉज ये इस टाइम एक एक ईरान की जो छवि है वो पूरे वर्ल्ड को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, भारत की छवि जो एक वर्ल्ड में है एज पीस लविंग नेशन, वो एक वेल नोन है। और भारत कभी भी, आपने जितने भी युद्ध अपने देखे होंगे, इसको भारत ने कभी भी पहल नहीं की है। कोई भी लड़ाई में 62 से लेके 65, 71, कारगिल और सिंदूर भी एक प्रोवोकेटिव एक्शन था पाकिस्तान का। जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो उस भारत ने उसके खिलाफ हमला किया। तो एक एक इमेज है इसको भारत के एक वर्ल्ड स्टेज में एक एक्सेप्टेबल इमेज है और लोग भारत को मानते हैं। तो अगर इसको ईरान अपने आप को भारत के साथ जोड़ता है तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ईरान भी दे रहा है कि उसके पास भी ऐसे दोस्त हैं जो वर्ल्ड के एक पीस लविंग कंट्री है। और इसको ईरान, अगर आप देखें, शुरुआत से ही अपने आप को जो इसकी प्रोजेक्शन है ईरान की, वो है एज अ डिफेंस। अपने इसको डिफेंस के लिए वो ये अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और इस अमेरिका हैज बीन पेंटेड एज एग्रेसर। ऑफ कोर्स इजराइल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, बिकॉज वो मैं उसको हिटलर के साथ नेतन्याहू को कंपेयर नहीं करना चाहता, बट आज जो साउथ लेबनान में हो रहा है, जिस तरीके से इसको घरों को और इस बिल्डिंग्स को नष्ट किया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, 2500 से ज्यादा लोग वहां पे मारे गए हैं। और जो गजा में हुआ 70,000 और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो केस चल रहा है, और इसको वैसे ही उनके कंट्री के अंदर उनके अगेंस्ट करप्शन केसेस भी चल रहे हैं। तो ये एक आपका बहुत अच्छा ये सवाल है, बिकॉज भारत को जोड़ने से, देखिए, मार्केट अपनी तरफ है। आप वर्ल्ड की इसको लार्जेस्ट मार्केट बोल लीजिए, आप उसको कुछ भी बोल लीजिए, बट एक इमेज बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस लड़ाई में, बिकॉज हर एक लड़ाई में नैरेटिव वॉर चलती है साथ साथ। और ये एक नैरेटिव वॉर का नतीजा है कि अगर ईरान भारत को अपने साथ जोड़ता है तो एक तो वो इजराइल को भी मैसेज दे रहा है कि आप समझिए कि भारत आप ही की तरफ है, वो हमारे भी रिलेशन अच्छे हैं उससे, और एक यूएस को भी मैसेज दे रहा है। और मैं इसको खास तौर पे, देखिए, आज ट्रंप टोटली आइसोलेटेड हो गए। टैरिफ के मामले में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। टैरिफ जो हमारी एग्रीमेंट हो रही है, इट इज अ वन साइडेड एग्रीमेंट, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। आप उसको मुझे बताइए, $500 बिलियन आप कैसे एश्योर कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को कि हम आपको बिजनेस देंगे? तो ये तो इसको वन साइडेड हो गया ना। तो इसलिए मैं इसको मानता हूं कि ये जो प्रेशर टैक्टिक्स, जैसे आपने ये वर्ड यूज किया था, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है जो यूनाइटेड स्टेट्स बाकी इसको देशों में लगा रहे हैं। आप इसको बताइए, यूरोपियन यूनियन हमारे तरफ क्यों आया? आज तक तो आया नहीं। और वो हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज करता था, बट आज वो इंडिया से हाथ मिलाने क्यों आया? बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ने उसके ऊपर इतना प्रेशर अपना डाला, इतने उसके टैरिफ्स लगाए कि वो भी ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन अपना ढूंढ रहा है। और भारत ने भी अपने ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन ढूंढी। और मेरा लास्ट है कि इसको मुझे लगता है कि अमेरिका शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेट फ्रेंड, बिकॉज आने वाले वक्त में आपने देखा कि सिंदूर में भी अमेरिका ने भारत को सपोर्ट नहीं किया। तो आने वाले वक्त में हमको इस चीज का भी संज्ञान अपना लेना पड़ेगा। एंड द टेबल्स आर टर्निंग सर। भारत के लिए आज की स्थिति में कहा जा सकता है कि एक्सेप्टेबल टू ऑल, थ्रेटनिंग टू नन। रिवर्स कर ले अगर यूएस के लिए, तो एक्सेप्टेबल टू नन एंड थ्रेटनिंग टू ऑल। मतलब कम से कम आज तो यही दिख रहा है। दूसरी तरफ संजीव श्रीवास्तव साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये तो तय है कि पिछले कुछ समय में और बदलते परिप्रेक्ष्य में हमने भारत को एक रीजनल पावर से ग्लोबल पावर के तौर पर बदलते हुए देखा। एक बहुत शानदार शिफ्ट हमने भारत की फॉरेन पॉलिसी के साथ देखा है। लेकिन दूसरी तरफ बात इस पर भी आती है कि भारत यूएनएससी की परमानेंट सीट का हकदार है और वो मौका भारत को नहीं मिल पाया। ऐसे में इस तरीके की सिचुएशंस क्या भारत को एक ऐसा मौका देने के लिए मजबूत स्थिति में लेकर आती हैं?
देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो इजराइल के बीच के जो विषय है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। और अभी जो आज की अगर डेट की बात करें तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक आने वाले समय में ये जो युद्ध है एक बार फिर से छिड़ सकता है, क्योंकि जो दोनों ही साइड्स अपनी अपनी पोजीशंस पे ज्यादा कंप्रोमाइज करने को अभी तैयार नहीं है। संभव है कि एक राउंड के बाद जो अगला राउंड का जो युद्ध होगा उसके बाद से जरूर हो सकता है कि कुछ और असहमतियां बने, लेकिन जो दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अभी भी जो जिस तरीके की विजडम, जिस तरीके की बुद्धिमत्ता दिखाई जानी चाहिए वो अभी भी एक्सरसाइज नहीं की जा रही है। ये अवश्य है कि इस्लामाबाद की टॉक्स हुई हैं और वो टॉक्स अच्छी शुरुआत थी और एक सीज फायर एटलीस्ट अभी भी है, लेकिन ये जो सीज फायर कब ब्रेक हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी मिसट्रस्ट जो है बहुत ज्यादा है। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है पूर्णिमा जी कि जो बातचीत की आवश्यकता तो अवश्य पड़ेगी, जैसा कि मैं पहले भी आपके शोज में कहता रहा हूं कि डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड डी-एस्केलेशन is the only and the best way forward to resolve this crisis and establish peace। और ये जो चीज है, ये जो बात है, इस बात दोनों साइड्स को समझनी होगी। और अभी जो बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन दिखाई जा रही है कि नेवल ब्लॉकेट करना और फिर ईरान की तरफ से कि हम फिर से लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे इत्यादि इत्यादि, तो ये जो सारी सिचुएशन है वो फिर से हॉस्टिलिटीज को जो है जन्म दे सकती हैं और उसके लिए पूरे विश्व को भी तैयार रहना होगा, हमारे अपने राष्ट्र को भी तैयार रहना होगा। लेकिन जहां तक भारत की बात है, देखिए पूर्णिमा जी, जैसे मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि भारत की जो छवि है, भारत का जो वैश्विक प्रभाव है वो बहुत ही गहरा है। भारत, आज का भारत जो है पूरे विश्व में एक महाशक्ति का स्टेटस रखता है। निसंदेह भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट के लिए और जो परमानेंट सीट के लिए डिजर्व करता है, और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और पूरे यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म होगा तो उसमें भारत को यूएनएससी की एक परमानेंट सीट विथ वीटो पावर मिलेगी और ये भारत उसके लिए डिजर्व करता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस का जो भविष्य, उसका जो अस्तित्व, उसका जो रेलेवेंस यदि बनाए रखना है तो उसके रिफॉर्म्स की नितांत आवश्यकता है। अभी आप देखिए तो यूनाइटेड नेशंस एब्सेंट नजर आता है, और इसी वजह से मैं अंत में इस बात को अवश्य कहना चाहूंगा कि एक ऐसे समय में कि जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिकाओं को पूरा करने में विफल साबित हो रहा है, ऐसे में विश्व के जो अन्य नेता हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, और उसके साथ साथ जो G20, G7 और यूरोपीय देशों के जो बड़े विश्व नेता हैं, उन सभी की एक जिम्मेदारी बनती है कि इन राष्ट्रों को जो वॉरिंग साइट्स हैं उनको डायलॉग और डिप्लोमेसी की टेबल पे एक बार फिर से लाएं, और उनको और जैसा कि मैंने कहा कि डायलॉग, डी-एस्केलेशन और डिप्लोमेसी ही एकमात्र समाधान है, और उसके माध्यम से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसका सोल्यूशन कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये बात बहुत स्पष्ट है। और मैं ऐसा मानता हूं कि वो डायलॉग और वो डिप्लोमेसी सब कुछ कंप्लीटली फेल नजर आया, और इसी वजह से इस्लामाबाद की बातचीत फेल दिखी है। शर्तेंदु सर, मेरा बहुत स्ट्रेट सवाल आपसे ये है कि क्या भारत के पास इतनी लीवरेज आज की तारीख में है कि वो दोनों पक्षों को टेबल पर साथ ला सके? जी हाँ, बिल्कुल। जितना आपने सीधा सवाल बोला है उतना ही सीधा आंसर यस। भारत में वो सारी खूबियां हैं, वो सारा वर्ल्ड का आउटलुक है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेप्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है कि हम दोनों को एक साथ ला सकते हैं, बशर्ते दोनों अपनी मंशा दिखाएं। बाकी हिंदुस्तान उस तरीके का नेगोशिएटर नहीं होगा जिस तरीके से पाकिस्तान ने नेगोशिएट किया। मैसेंजर के रूप में उन्होंने मैसेजेस पास किया, और उनके मैसेज तो वर्बिटम व्हाइट हाउस से बन के आते थे और जिसको वो कन्वे किया करते थे। जब हिंदुस्तान मध्यस्थता करेगा तो अमेरिका को बाध्य करेगा कि वो कुछ अपनी शर्तों को ढिलाई करे, ईरान को मजबूर करेगा कि वो चीजों को छोड़े, जिससे कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सके और जो एनर्जी की क्राइसिस है उसको रिजॉल्व किया जा सके। जिसमें सबसे टू स्टार्ट विद, जैसे हमारे जैसे लोग जब सोच सकते हैं कि कैसे इसको रूपरेखा देनी है, तो जब पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जो एक्सपर्टीज इसमें शामिल होगी तो वो इसको जरूर इंप्लीमेंट कर लेगी। देखिए, ईरान की कुछ चीजें हैं जिसको अमेरिका को मानना पड़ेगा, जिसमें कि उसके जो सैंक्शन लगाए हुए हैं, जो उसके एसेट फ्रीज किए हुए हैं, जो इकोनॉमिक सैंक्शन आप 1979 से अभी तक लगाए, उसमें आपको ढील देनी पड़ेगी। क्राइसिस हो रखी है, वहां पे चीजें है नहीं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, उनकी करेंसी बिल्कुल डिवैल्यूड हो रखी, तो आपको ये सैंक्शन हटा के लोगों को एक रिस्पाइट देना। देखिए, सीज फायर आपने किया,
तेहरान में कितना जश्न मना, लोग खुशी से सड़कों पे आए। तो आपको उनके सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा, लिहाजा सैंक्शन को हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज, किसी भी नेशन की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कोई चीज इंपोज नहीं कर सकते। आप इजराइल के कहने पे ईरान पे तमाम तरीके के हमले करके आप मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपको लीवे देना और आप पड़ेगा। ये भी नहीं और कह सकते हम सीधे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। यहाँ देखिए, पर हाँ, ये इस भी तरीके देखना की होगा स्टेट में कि पाषाण युग हाँ, पूरा आपके सभ्यता खत्म कर देंगे ठीक। और उसके अगले दिन सीज फायर कर देते हैं। ठीक है। तो जिस तरीके की हाँ। स्टेटमेंट आते हो उसको रिफ्रेन करने की जरूरत ओके है। सर। शब्दों के महत्व को समझना पड़ेगा, जो कि अमेरिका नहीं समझ रहा है, और उनको कई बार एडवाइस भी दिया। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है फ्रांस के, उन्होंने बोला कि आप कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कम बोलिए, क्योंकि आप इतना बोलते रहे कि पूरा स्मोक फिर स्क्रीन उस हो जा रहा इम्पोर्टेंस है। भी लोगों खत्म के हो जाती समझ है में सर, नहीं आ रहा है ज्यादा। किसको हाँ, बिलीव करें, किसको ना बिलीव करें। ठीक है, और थोड़ा गंभीरता में भी इसकी वजह से बड़ी कमी आती है, सामने वाले की गंभीरता कम होती हुई नजर आती है।